गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं रिजवान सर और आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं अपने चैनल पर। हमारा चैनल सोशल बीइंग्स। इस पर हम आज एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी सीरीज़। और हम इसकी जो शुरुआत कर रहे हैं वो क्लास 6 से कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम आज से हमारी जो न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उसमें कुछ चेंजेज हुए हैं। पहले हमारी जो सोशल साइंस थी उसमें 3 बुक्स होती थी 6 क्लास पर, है ना। एक ज्योग्राफी की बुक होती थी, एक हिस्ट्री की और एक सिविक्स की बुक होती थी। लेकिन अभी हमारे जो न्यू सिलेबस है, जो न्यू बुक्स हैं, उसमें इनको सबको मिक्स कर दिया गया है और कुछ नए पोर्शन भी इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि हमारा ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स तो है ही, प्लस में हमारा इंडियन कल्चर और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स भी इसमें ऐड कर दिया गया है। और इन सभी को मिलाते हुए टोटल जो चैप्टर्स हैं आप देखेंगे कि जो सारे के सारे यूनिट्स हैं तो 5 यूनिट्स हैं और 5 यूनिट्स में हमारे 14 चैप्टर्स टोटल इस बुक में शामिल किए गए हैं, जिसमें कि 3 चैप्टर्स आपके ज्योग्राफी के हैं और 3 चैप्टर्स ही आपके हिस्ट्री के हैं। 2 चैप्टर हमारे कल्चरल हेरिटेज यानी इंडियन जो कल्चर है उसके हैं और 4 चैप्टर्स आपके सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस के हैं और 2 चैप्टर्स आपके इकोनॉमिक्स के हैं। तो इस तरह से एक कंबाइन बुक बनाई गई है जो कि नई बुक है, काफ़ी देखने में ब्यूटीफुल भी है और इजी टू अंडरस्टैंड भी है। पहले जैसे आप 3 बुक्स थी तो उससे बेटर है कि एक सिंपल एक ही बुक में अलग अलग जो है थीम्स बना दी हैं। तो थीम्स जो आपकी ए है, थीम ए जो है आपकी वो ज्योग्राफी है, थीम बी आपकी हिस्ट्री है, थीम सी आपकी कल्चरल हेरिटेज है और थीम डी आपकी जो है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी यानी पॉलिटिकल साइंस की है और जो ई थीम है वो आपकी इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस यानी इकोनॉमिक्स की है। ठीक है, तो आज हम अपना पहला चैप्टर ज्योग्राफी का जो पहला ही चैप्टर है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उससे पहले हम थोड़ा सा सोशल साइंस का इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसमें पहले इस पेज पे थोड़ा सा सोशल साइंस के बारे में दे रखा है। जो आपका सिलेबस है उसी को इसने जो है एक डायग्राम के जरिए से डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप सोशल साइंस देख रहे हैं तो सोशल साइंस में जो थीम ए है वो आपकी ज्योग्राफी है, उसमें 3 चैप्टर्स हैं। फिर आपका जो हिस्ट्री है थीम बी है, उसमें आपके इस तरह से 3 चैप्टर्स हैं। उस तरह से उसमें डिवाइड किया हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये आपके एक तरह से जो कंटेंट्स होता है वही है। इसमें आपके सभी थीम्स के बारे में थोड़ा बताया हुआ है, एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको बता रखा है किस थीम में किस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उस सबको छोड़ते हुए हम लोग अपने पहले चैप्टर पे आ रहे हैं, तो जो कि हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है। ठीक है, तो ज्योग्राफी का जो पहला ही चैप्टर हमारा है वह है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ का मतलब क्या हुआ कि हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि कोई भी जो प्लेस है ओवर द अर्थ सरफेस या ऑन द अर्थ सरफेस, उनको किस तरह से हम लोकेट करते हैं। ठीक है, किसी भी प्लेस की जो लोकेशन है उसको किस तरह से हम जानते हैं। और इस बुक में एक खास बात दे रखी है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, वो ये कि हर एक चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले एक कोट दे रखी है किसी न किसी महान पर्सनैलिटी की या किसी भी धार्मिक ग्रंथ से या किसी भी इम्पोर्टेंट ग्रंथ से कुछ यहाँ पे कोट्स दे रखी हैं, है ना। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा एक कोट दे रखा है जो कि आर्यभट्टा की बुक से लिया गया है और इसमें से बताया गया कि ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड इन स्पेस, है ना। कि जो हमारा अर्थ का ग्लोब है वो क्या है, वो क्या करता है, स्पेस में जो है स्टैंड करता है। और ये कैसे बना हुआ है, मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर। यानी ये जो हमारा अर्थ है, जो हमारा ग्लोब है, वो वाटर से, अर्थ यानी कि सॉइल, है ना, फायर एंड एयर से मिलकर बना हुआ है। और ये स्फेरिकल है। कैसा है, ये स्फेरिकल है। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन और लिखी है कि इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स, और सभी क्रिएचर्स के द्वारा ये सराउंडेड है, जिसमें कि कुछ टेरेस्ट्रियल हैं और कुछ एक्वेटिक हैं, यानी कुछ स्थल पर रहने वाले जीव जंतु हैं और कुछ आपके समुद्र में या वाटर में रहने वाले जीव जंतु हैं।
उन सब से मिलकर ये घिरा हुआ है आपका जो ग्लोब अर्थ है। ठीक है, तो कितने अच्छा से विचार यहाँ पर दे दिया हमें, काफ़ी जो है आइडिया अर्थ के बारे में ऑलरेडी लग गया है। क्या है कि अभी जो ग्लोब है वो स्पेस में है हमारा, वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर से मिलकर बना हुआ है। इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल है, और ये बहुत सारे जीव जंतुओं, जो कि कुछ स्थल पर रहने वाले हैं और कुछ जल में रहने वाले हैं, उनसे घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सा एक मैप दे रखा है यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं, पुराने टाइम का मैप है ये, है ना। तो इसको दिया हुआ है। चलिए अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये चैप्टर मेनली किन चीज़ों पर जो है आधारित है, किन चीज़ों पर बेस्ड है। तो 3 मेन क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहला है कि व्हाट इज़ मैप, मैप क्या होता है और इसका यूज़ कैसे करते हैं हम, है ना। मैप होता क्या है और इसका क्या यूज़ होता है, और मैप के कंपोनेंट्स क्या हैं। मैप के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिन चीज़ों से मिलकर मैप बनता है, उन सब के बारे में जानेंगे। यानी कि हम मैप के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। मैप होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, इसका यूज कैसे करते हैं हम, है ना, और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। ग्लोब के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, फिर हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेट में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट जो किसी भी एरिया की जो लोकेशन है, किसी प्लेस को लोकेट करने में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसके अंदर हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और किस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल यूज़ किया जाता है अर्थ पर किसी भी प्लेस को लोकेट करने में। जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं उनका किस तरह से यूज़ किया था वो सीखेंगे हम इसमें। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका वो ये है आपका इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, यानी लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के बारे में जानेंगे, है ना, जो कि लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड होते हैं। लॉन्गिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है उस सब के बारे में जानेंगे, जिसमें हम इंटरनेशनल टाइम लाइन, डेट लाइन, इन सब के बारे में जानेंगे। तो मेनली ये जो चैप्टर है आपका 3 चीज़ों पर बेस्ड है। पहला मैप, दूसरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उनका यूज़ क्या होता है ना, और उसी का ही पार्ट है कि भाई जो लोकल टाइम होता है, स्टैंडर्ड टाइम होता है किसी भी एरिया का, वो क्या होता है, किस तरह से वो डिसाइड किया जाता है, और इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में भी इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। तो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आपकी क्लास 6 के हिसाब से देखा जाए अगर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, पहला ही चैप्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और चैप्टर की शुरुआत देखिए एक इमेजिनेशन से हो रही है, जिसमें कि आपसे कहा जा रहा है कि आप इमेजिन करिए कि जो आप जो हैं किसी शहर में पहली पहली बार आए हैं, आप किसी शहर को पहली बार विजिट कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन करिए आप। ठीक है, और आप ये देखिए हाउ वुड यू फाइंड द प्लेस यू वांट टू विजिट। यानी आप किसी शहर में जा रहे हैं पहली बार, तो शहर में किसी जगह पे आप जा रहे होंगे, तो उस जगह को आप कैसे विजिट करेंगे, क्योंकि आपने तो देखी नहीं कभी वो, तो आपको कैसे पता लगा कि आपको कैसे पहुंचना है। ठीक है, तो आप कई सारे तरीके अपना सकते हैं उसमें। पहला ये है कि आप किसी लोकल इंसान से पूछ सकते हैं, है ना। हम कई बार जाते हैं कहीं पर और रोड के आसपास हमें कोई फ्रूट्स वाले या कोई भी वेंडर्स वगैरह मिलते हैं, कोई भी इंसान मिलता है, उससे हम कई बार रास्ते पूछ लेते हैं। तो उस तरह से हम किसी लोकल इंसान से पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप उस एरिया के मैप को देख सकते हैं, है ना। इसमें जाके आप उस एरिया के मैप को भी देख सकते हैं, सिटी का मैप आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं कि या तो आप किसी लोकल इंसान से पूछ लें, या आप जो है आपके पास उस एरिया का, उस शहर का मैप होना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई लोकल इंसान है, उसे ना पता हो, ठीक है, और आप भी नहीं जानते उस इंसान के बारे में, हो सकता है उससे भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन ना हो, उसने आपको गलत रास्ता बता दिया। ठीक है, तो आप भटक सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम उस एरिया का मैप ही यूज़ करें। और आप देखिए बच्चों, इन प्रीवियस ग्रेड्स यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप्स। ठीक है, तो आप पहले भी क्लास अपनी जो आपकी 6th 4th 3rd 4th क्लास है उनमें मैप के बारे में आप सुन चुके होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा उनके बारे में जानेंगे, थोड़ा और डिटेल में आप जानने वाले हैं। चलिए गेम खेलते हैं बच्चों, है ना, एक गेम खेलते हैं। लेट अस प्ले गेम, एग्जामिन दी मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी। एक मैप अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस चैप्टर में आने वाला है, और वहाँ पर आपको थोड़े से कुछ टास्क करते हैं। देखिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि आप सोचिए कि आप कहाँ पर हैं, आप रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं। ठीक है, अभी आपको मैप में एक रेलवे स्टेशन भी दिखेगा। क्या है, इमेजिन दैट यू जस्ट गॉट ऑफ ए ट्रेन एट ए रेलवे स्टेशन। आप अभी अभी क्या हुए हैं, उतरे हैं रेलवे स्टेशन पर, और आपको बैंक जाना है। कहाँ जाना है आपको, भैया आप रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं और आपको बैंक जाना है।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, विच वे वुड यू गो, आप किस रास्ते से जाएंगे। चलिए मैप आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके नीचे बहुत अच्छा सा मैप बना हुआ है, ये मैप है। आप ज़रा इसको ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर कई सारी चीज़ें बनी हुई हैं, है ना। इस मैप में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप सबसे पहले इसमें रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं, तो रेलवे स्टेशन आप देख पा रहे हैं किधर है। ये है आपका रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये आपका रेलवे स्टेशन है, जहाँ से कुछ रोड्स जा रहे हैं, है ना। ये रेल की पटरियाँ, यहाँ से आप देखेंगे तो रेलवे स्टेशन पे एक रोड इधर इधर की तरफ से जा रहा है, ये रोड जा रहा है, एक रोड ये जा रहा है, फिर एक इधर भी जा रहा है, फिर इधर भी रास्ता है। ठीक, आपको जाना कहाँ है, बैंक जाना है। तो बैंक किस साइड है, ज़रा बैंक देखिए। तो बैंक मुझे यहाँ दिख रही है, यानी आप रेलवे स्टेशन से बैंक जाना चाह रहे हैं। तो आप कैसे जाएंगे, देखिए आपके पास कई सारे तरीके हैं। ये आपका गार्डन है, G4 गार्डन। तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, इस रेलवे स्टेशन से यहाँ से उतरे आप, इस रोड पे गए, फिर हॉस्पिटल के रास्ते होते हुए आप ये पूरा नगर पंचायत के रास्ते होते हुए फिर आप इधर की तरफ आए, और फिर आप जो है ये पूरा इस तरफ से बैंक चले गए। एक तो रास्ते नहीं, इधर सॉरी, ये इस तरह से आप बैंक हो गए, ठीक है। एक तो रास्ता ये हो सकता है। उसके अलावा आप एक और रास्ता भी अपना सकते हैं बैंक जाने के लिए। या आपने सीधा ही ये रास्ता पकड़ा, ये रोड से आप आए और इधर से डायरेक्ट आप म्यूजियम की तरफ होते हुए बैंक की तरफ चले गए, है ना। तो ये टास्क आपको करना था। आपको इस टास्क में ये देखना है कि भाई हम किस तरह से इस बैंक पहुंच सकते हैं। तो हमारे पास ये मैप था, तो हमने बड़े आसानी से इसमें रोड्स को देख लिया, कौन से रास्ते पे हमें जाना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, किस तरह से जाना है। ठीक, चलिए अभी एक क्वेश्चन और शायद इसमें दे रखा है, उसको भी जरा देख लेते हैं। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, क्या आप पब्लिक गार्डन को लोकेट कर सकते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, हमने कर लिया है ऑलरेडी, ये आपका पब्लिक गार्डन है ना। और देखिए, कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन द स्कूल एंड म्यूजियम, स्कूल और म्यूजियम को भी कर सकते हैं आप। देखते हैं स्कूल और म्यूजियम किस साइड है। तो देखिए आपका म्यूजियम के रास्ते यहीं पर हैं, ये रहा म्यूजियम आपका, ये आपका म्यूजियम है। और स्कूल अगर हम देखें तो स्कूल तो जस्ट रेलवे स्टेशन के पास में ही है ना। तो हमने ये सारी चीज़ें ढूंढ ली हैं। अब देखिए, इफ़ यू कंडीशन देगी आपको, इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम बैंक टू मार्केट, अगर आप बैंक से मार्केट की तरफ जाना चाहते हैं, विच वे विल यू गो, कहाँ जाना है, बैंक से मार्केट की तरफ जाना है। चलिए देख लेते हैं, बैंक से मार्केट की तरफ। तो आपका बैंक कहाँ पर है बच्चों, बैंक ये है, देखिए बैंक ये है आपका, ये आपका बैंक है, और आपको मार्केट जाना है, ये रहा मार्केट। तो बिल्कुल सीधा रास्ता है आपका, है ना, सीधा रोड है। इसी रोड से आप बैंक वाले रोड से म्यूजियम की तरफ होते हुए ये आप मार्केट में आराम से जा सकते हैं। तो ये क्या था, एक्चुअल में हम ये देखना चाह रहे थे कि भाई किस तरह से हम मैप का यूज़ करते हैं। मैप में जो रोड दे रखे होते हैं, मैप में जो डायरेक्शंस दे रखी होती हैं, और जो लैंडमार्क्स दे रखे होते हैं, उनका इस्तेमाल करके किस तरह से हम जा सकते हैं किसी भी जगह पर। दिस इज़ वेयर ए मैप कम्स इन हैंडी, ठीक है। तो ये मैप है, ये मैप किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं उस सब के बारे में हमने देख लिया है। चलिए अब हम चैप्टर में आगे चलते हैं। देखिए मैप क्या होता है बच्चों, मैप के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है यहाँ पे। मैप, ए मैप इज लाइक ए ट्रेजर गाइड, एक ट्रेजर गाइड है। इट शोज यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट देम। मैप एक खजाने की तरह होता है बच्चों, एक गाइड होती है ये, जो आपको ये बताती है कि कोई भी एरिया कहाँ पर है, ठीक है, और उस एरिया तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, ये बताता है आपको मैप, ठीक। Notice the four arrows in the top right corner of the map. You will soon see how they point to some specific direction and make map even more helpful. देखिए हमने एक चीज़ नोट करी थी यहाँ पर अभी, वो क्या थी बच्चों, वो ये थी कि यहाँ पर एक एरो बने हुए हैं, फोर, ये फोर एरो बने हुए हैं, मैप का एक कंपोनेंट होता है। देखिए क्या है बच्चों, ये डायरेक्शन शो करता है। अगर मैप तो हमारे पास है मान के चलिए, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि भाई कौन सी चीज़, कौन सा लैंडमार्क किस डायरेक्शन में है। तो आप देखते हैं कि इसमें जो कोई भी मैप होता है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है, ये हम नॉर्थ को शो करते हैं इस तरह से, जिस तरह से मैप बनाते हैं, और इसके अपोजिट में आप साउथ, वेस्ट, और इस तरह से हम मैप जो है पढ़ते हैं। तो ये जो डायरेक्शन वाला जो एरो दे रखा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि मैप को ये और ज़्यादा जो है हेल्पफुल बनाता है। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपको लेट्स एक्सप्लोर दिया हुआ है,
जो आपको उसी मैप पर करना था कि आपको वहाँ पे मार्क दी हॉस्पिटल मार्क करना था, है ना। और उसमें जो ब्लू कलर दे रखा है आपको, उसका क्या मतलब है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैप पे जो ब्लू कलर आपको दे रखा है, ये जो ब्लू कलर है ये क्या है बच्चों, ये कोई भी वाटर बॉडी के बारे में बताता है ना। ये जो ब्लू कलर आपको दे रखा है, ये कोई रिवर आ रही है इस तरह से, या कोई वाटर बॉडी आ रही है ना, ये कोई बड़ा तालाब वगैरह इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ये पॉन्ड हो सकता है। तो ब्लू कलर ये दिखा रखा है आपको, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पर कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, हम आगे की तरफ चलते हैं। ये आप देखिए बच्चों, अब हमारा टॉपिक आ गया है ए मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। मैप और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। मैप क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल, मैप क्या है, ए मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग। मैप क्या है, मैप एक रिप्रेजेंटेशन है या ड्राइंग है किसी भी एरिया की, है ना। ये पूरे वर्ल्ड का भी हो सकता है, वर्ल्ड के किसी पार्ट का, किसी कंट्री का, किसी कंट्री के अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट का, है ना, या किसी भी तरह से ये अर्थ के बड़े से बड़े और अर्थ के छोटे से छोटे हिस्से का ड्राइंग या उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसमें एग्जांपल के तौर पर दे रखा है कि ए विलेज, ए टाउन, और एक बड़े एरिया में आप देख सकते हैं आपका कोई डिस्ट्रिक्ट या स्टेट भी इसमें हो सकता है। और बड़े एरिया की बात करें तो पूरा इंडिया या पूरा भारत या पूरा ही विश्व या वर्ल्ड इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। जब मैप होता है उसको, यानी जो कोई मैप होता है किसी एरिया का, वो इस तरह से होता है कि मानो उस एरिया को हम ऊपर से देख रहे हों और वो एरिया नीचे की तरफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक हम ऊपर से पढ़ रहे हैं, हमारी आईज बुक की सरफेस पर है। तो मैप इसी तरह का टूल होता है कि हम उस एरिया को ऊपर से देख रहे होते हैं, ठीक। इस तरह का उसका व्यू होता है। चलिए अब हम मैप की बात करते हैं कुछ और। देखिए एक मैप्स की बुक आती है बच्चों, जिसमें बहुत सारे मैप दे रखे होते हैं, ठीक है। एक मैप की बुक होती है जिसके अंदर बहुत सारे जो है मैप्स दे रखे होते हैं, और उस बुक को हम क्या कहते हैं, उस बुक को हम एटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उस बुक को हम एटलस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है आपका कि एन एटलस इज अ बुक ऑफ और कलेक्शन ऑफ मैप्स। जो एटलस होता है वो मैप्स का कलेक्शन या मैप की बुक होती है ना। आपके सिलेबस में कई बार आप देखते हैं बुक्स लगी होती हैं जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, उसको एटलस कहा जाता है। चलिए अब मैप्स के हम टाइप्स की बात करते हैं बच्चों। तो मैप्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कोई भी जो मैप होता है वो इनमें से किन्हीं एक कैटेगरी में आता है। जैसे सबसे पहला फिजिकल मैप होता है, ठीक है बच्चों। फिजिकल मैप, फिजिकल मैप क्या करता है, ये आपको कुछ नेचुरल फीचर्स के बारे में बताता है, जैसे कि माउंटेन, ओशियंस, रिवर्स, है ना। कुछ मैप्स हम देखते हैं, जैसे इंडिया का मैप देखते हैं हम, तो उसमें हिमालयाज और बहुत सारी रिवर्स, प्लेटू, डेजर्ट, ये सारे फिजिकल फीचर्स दिखा रखे होते हैं, आइलैंड्स, कोस्टल प्लेन्स, ये सब दिखाया होता है उसके अंदर। तो उसको हम फिजिकल मैप बोलते हैं, ठीक है। उसमें हम ये क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं कि भाई यूपी कहाँ है और एमपी कहाँ है, मतलब ये बहुत क्लियरली इसमें मेंशन नहीं होता है, ठीक। अगर हम दूसरे टाइप्स की बात करें, दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरा टाइप आपका है पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप क्या होता है, इसमें आप देख पाते हैं कि बहुत सारी जो कंट्री होती हैं, स्टेट्स होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं, सिटीज़ होती हैं, इन सब की जानकारी उसमें दे रखी होती है ना। जैसे आप इंडिया का मैप देखते हैं, इसके अंदर बहुत, जिसके अंदर स्टेट्स और यूटीज़ दे रखी होती हैं उनकी कैपिटल के साथ, तो क्या होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, ठीक है। ये पॉलिटिकल डिवीज़न होता है स्टेट्स, और स्टेट्स के अंदर हम देखें कि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका जो डिवीज़न होता है जिस मैप में शो होता है, उसको हम पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। अब हमारा थर्ड है जो कि इम्पोर्टेंट है बच्चों, वह है आपका थीमेटिक मैप। क्या है, थीमेटिक मैप। देखिए थीमेटिक मैप का मतलब क्या है कि ये थीम बेस्ड होते हैं। क्या होते हैं, थीम बेस्ड होते हैं, किसी एक थीम पर आधारित होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें, ये स्पेशल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे कोई मैप आप देखते हैं, उस मैप पे हमको ये देखना है कि भाई भारत का जो मैप है, ये मान के चलिए भारत का मैप है ना। चलो थोड़ा अच्छा बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का मैप है, ठीक है। तो अगर मुझे ये देखना है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यूपी कहाँ है, एमपी कहाँ है और कश्मीर कहाँ है। मुझे देखना है कि इंडिया में जो है गेहूँ कहाँ कहाँ उगाया जाता है, ठीक है। तो मैंने कुछ एरिया मार्क कर दी कि भाई यहाँ पे गेहूँ उगाया जाता है, यहाँ उगाया जाता है, यहाँ उगाया जाता है। मैं अभी ये ऐसे ही रफ मैप बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या थीम होगा यहाँ पे, वीट,
ठीक है। वीट एक थीम हो गई, वीट प्रोडक्शन, कि इंडिया में जो है वीट कहाँ कहाँ पर उगाया जाता है, इस जानकारी को दे रहा है मैप। ठीक है, तो ये हमारा थीम बेस्ड हो गया मैप, जिसको थीमेटिक मैप बोलेंगे। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। देखिए आगे इसमें क्या दे रखा है बच्चों, आगे ये दिया हुआ है कि इन एडिशन देर आर 3 इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मैप। मैप के 3 इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट होते हैं, वो क्या है आपका, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बल्स। ठीक है, देखिए कोई भी जो मैप होता है उसमें 3 चीज़ होती हैं। डायरेक्शन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, डिस्टेंस, डायरेक्शन सॉरी, और दूसरा डिस्टेंस है ना, कि मैप पे जो चीज़ शो हो रही है वो एक्चुअल में कितना दूर है। तीसरा सिंबल, जैसे आपने ब्लू कलर देखा था अभी, ये ब्लू कलर जो था वाटर बॉडी को शो कर रहा था। तो इस तरह से हम देखेंगे मैप के बारे में कि जो मैप के 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम मैप के जो कंपोनेंट्स हैं आपके उन पे बात करने वाले हैं, जिसमें कि आपका एक स्केल है ना, एक आपका स्केल है, एक आपका डायरेक्शन है, और तीसरा आपका सिंबल है ना, यानी SSD, S फॉर स्केल, S फॉर सिंबल और D फॉर डायरेक्शन। ये मैप के 3 कंपोनेंट्स हैं, SSD। तो चलिए डिस्कस करते हैं किस तरह से स्केल काम करता है, स्केल का क्या यूज होता है मैप में, उससे हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हैव यू एवर वंडर हाउ ए ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर। क्या आप जानते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, हमारा इंडिया जो है, हमारा जो भारत है वो तो बहुत बड़ा है ना, बहुत विशाल है वो तो। लेकिन हम जब मैप बनाते हैं तो एक छोटे से पेपर पे मैप बना देते हैं इंडिया का, है ना, छोटे से पेपर पे ही इंडिया का मैप क्या कर देते हैं, हम बना देते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाता है ना। फिर दूसरी बात, जब हम वर्ल्ड का मैप बनाना होता है तो हम एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर लेते हैं, उस पर हम पूरे वर्ल्ड का मैप बना देते हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का मैप बना देते हैं हम लोग। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि भाई कितने बड़े पेपर पे हम कितने बड़े एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में यही होता है आपका स्केल। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक टर्म बताऊंगा, इसको बोलते हैं हम RF। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एरिया एक्चुअल में 100 मीटर है, कोई एरिया एक्चुअल में कितना है, एरिया का मतलब लेंथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 100 मीटर की लेंथ है, तो हम 100 मीटर की लेंथ एक A4 साइज़ पेपर पे तो नहीं शो कर सकते। तो हम ये फ्रैक्शन लेते हैं बच्चों कि हम उस 100 मीटर की लेंथ को मैप पर कितने जो है लेंथ में दिखाएंगे। तो हम इसमें यूनिट कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये देखा है कि भाई मुझे जो 100 मीटर की जो एक्चुअल में लेंथ है उसको मैं मैप पे 1 सेंटीमीटर शो करूँगा। ठीक, बात समझ में आ गई। यानी कि अब RF का मतलब क्या हुआ, RF का मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू किसके है, 100 मीटर। ये मेरा स्केल हो गया। अब मैं हर एक लेंथ को इसी स्केल के अकॉर्डिंग जो है कन्वर्ट करता रहूँगा। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और यही स्केल होता है। चलिए देखते, थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों, इट इज़ ऑल थैंक टू मैप स्केल, इट इज़ ऑल थैंक टू मैप स्केल। लेट अस गो बैक टू आवर मैप ऑन ऑफ स्मॉल सिटी। तो हमने जो मैप देखा था बच्चों, अभी स्मॉल सिटी का जो मैप देखा था, उसमें क्या था, ईच सेंटीमीटर मैप इज प्रिंटेड हेयर represent a certain distance on ground. Let us suppose it is 500 मीटर, we can say that कि भाई जो द स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर जो है 500 मीटर को शो करेगा। नाउ टर्न टू मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के मैप की अगर हम बात करें तो देखिए, जब भी हम मैप देखते हैं उसके बॉटम में हमें कुछ दिखता है। मैप का जो बॉटम होता है उसमें कुछ लिखा होता है। ठीक है, कॉर्नर में एक छोटे से कॉर्नर में लिखा होता है, रेशियो लिखा होता है इस तरह से, है ना, कोई भी मैप आप देखते हैं तो वी से दैट द स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया इन फिगर 5.2, आगे दे रखा है चैप्टर 5 में। ठीक है, तो वैसे भी आपने मैप देखा हुआ, उसके कोने में इस तरह से लिखा होता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर और बाय ए रूलर विद 500 रिटन अबव इट्स लेंथ एंड किलोमीटर ऑन द साइड। It simply means that this ruler, which measures 2.5 centimeter in printed map, corresponds to 500 किलोमीटर on the ground। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है वही जो मैंने आपको बताया कि जब हम इंडिया कोई मैप देखते हैं उसके नीचे हमें इस तरह का स्केल दे रखा होता है,
तो उसका मतलब क्या होता है, उसका यही मतलब होता है कि जो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी आपको मैप पर दिख रही है, तो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी एक्चुअल में 500 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप डिपेंड ऑन द स्केल दैट द मैप इज यूजिंग। तो हर मैप का जो स्केल है वो अलग अलग हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। हम किस तरह का हमारा यूज़ है, उस तरह का जो मैप्स होते हैं उनमें अलग अलग तरह के स्केल्स जो है यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, हमारे यूज के आधार पर मैप का इस्तेमाल जो है स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका स्केल हो गया कि भाई हम जो मैप पर कोई दूरी शो कर रहे हैं वो एक्चुअल में ग्राउंड पर कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है आपको, ये एक्टिविटी आपको करनी है कि आपको एक सिंपल मैप ड्रॉ करना है। ठीक है, जो कि रेक्टेंगल होना चाहिए। जैसे मैंने एक मैप ड्रॉ कर दिया, ये रेक्टेंगल है, इस तरह का एक मैप आपको ड्रॉ करना है। ठीक, और ये जो रेक्टेंगल है इसको एज्यूम करना है कि भी जो रेक्टेंगल है वो 40 मीटर इसकी लेंथ है, यानी कि जो ये है 40 मीटर है, और जो उसकी विड्थ है वो आपकी 30 मीटर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको इसका डायगोनल निकालना है। क्या करना है, आपको इसका डायगोनल निकालना है कि भी इसका डायगोनल कितना होगा। ये जो डायगोनल होता है ये आपको मेजर करना है, और साथ ही साथ आपको एक स्केल यूज करना है इसमें। वो स्केल क्या है, आपको ये यूज़ करना है कि आपका जो 1 सेंटीमीटर रहेगा मैप पे वो 10 मीटर के बराबर होगा। जैसे कि अगर आपने ये जो 30 मीटर है इसको आप कितना लेंगे, इसको आप 3 सेंटीमीटर लेंगे। यानी जब आप मैप बनाएंगे उसमें 3 सेंटीमीटर लेंगे जो कि एक्चुअल में 30 मीटर है, और इसको आप 4 सेंटीमीटर ले लेंगे जो कि एक्चुअल में 40 मीटर है। तो जब आप क्या करेंगे, आप इस 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का यूज़ करके इस डायगोनल को निकालेंगे, तो ये डायगोनल का जो आंसर आएगा फिर इसको एक्चुअल में कन्वर्ट करेंगे कि एक्चुअल में ग्राउंड पर कितना होगा वो। फिर आप रियल में जाके अपने ग्राउंड को चेक करेंगे कि क्या वो सच में उतना ही है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक मज़ेदार एक्टिविटी है, इसको आप करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। देखिए दूसरा जो कंपोनेंट है बच्चों हमारा वो है आपका डायरेक्शन। ठीक है, पहला हमने स्केल पढ़ा, दूसरा डायरेक्शन पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेट अस रिटर्न टू 4 एरो। जो हमने शुरू में 4 एरोज देखे थे, इस तरह के जो 4 एरो देखे थे हमने, इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट लिखा था, वो एक्चुअल में क्या था देखिए। द पॉइंट टू 4 डायरेक्शंस, चारों डायरेक्शन को पॉइंट करते हैं, विच आर नॉर्थ। नॉर्थ आपका टॉप में नॉर्थ होता है, एंड जब हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो फिर नॉर्थ के साथ ईस्ट पड़ेगा हमारा, फिर ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, और फिर अगेन नॉर्थ। ठीक है, इस तरह से होते हैं, और इनको हम कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं, या इनको कार्डिनल पॉइंट्स भी कहा जा सकता है। अब देखिए जो मेन डायरेक्शंस होती हैं बच्चों, इनके बीच में कुछ और भी डायरेक्शंस होती हैं, है ना। ज़्यादा एक्यूरेट अगर हम डायरेक्शन जानना चाह रहे हैं तो ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम ये देखते हैं कि ये जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी इसके बीच में होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ सकता है ना। उसी तरह से ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट आ सकता है। उसी तरह से साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आ सकता है, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट आ सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए ये होता है। ठीक है, तो आपका ये चार और चार 8 डायरेक्शन हो गई। नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, तो देखो इसी तरह से यहाँ पे दिया है आपका कि ये आपके हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। मोस्ट मैप सिंपली हैव एन एरो मार्क विद द लेटर एन विच पॉइंट टू द नॉर्थ डायरेक्शन। और देखिए कई बार मैप में जरूरी नहीं कि आपको चारों ही डायरेक्शन दे रखे हों, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। देखिए कई बार मैप में सिर्फ इस तरह का एरो बना होता है, ये बस इतना ही बना देगा वो, और एन लिख देगा। ठीक है, तो जब हमको एन पता लग गया तो हम बाकी डायरेक्शन अपने आप पता लगा सकते हैं। ये साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक, तो देखिए बच्चों अगेन आपको यहाँ पे फिर से एक एक्टिविटी दे रखी है जो कि उसी मैप पर बेस्ड है जो आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ा बताना है कि भाई मार्केट चेक करना है कि स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, द मार्केट इज़ नॉर्थ ऑफ हॉस्पिटल। क्या जो मार्केट है वो हॉस्पिटल के नॉर्थ में है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। चलिए चैप्टर के शुरू में आते हैं। जो हमने यहाँ पर एक मैप देखा था ये, कि क्या जो क्वेश्चन क्या था अगेन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या जो आपकी मार्केट है वो हॉस्पिटल के नॉर्थ में है। चलिए देखते हैं। तो मार्केट आपकी यहाँ पर है, ये आपकी मार्केट है, और हॉस्पिटल किधर है, हॉस्पिटल ये रहा आपका। तो मार्केट तो हॉस्पिटल के नॉर्थ में नहीं है, ये तो इसके साउथ में है ना, साउथ में, इसके नीचे है, साउथ में है। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है
वो गलत हो गई, यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो गई। तो इसी तरह के आपके जो और स्टेटमेंट्स है आपको देख लेनी है, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो हमने देखी कंपोनेंट की बात कर रहे थे हम एस और डी, तो हमने डायरेक्शन की बात कर ली है, हमने स्केल की बात कर ली। अब थर्ड हमारा जो कंपोनेंट है वो आपका सिंबल है। देखिए सिंबल क्या होते हैं, सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसी भी मैप के लिए, है ना। जैसे कि हमने अभी छोटा सा मैप देखा शहर का, उसमें तो हमने पूरी की पूरी बिल्डिंग बना दी, बैंक भी शो कर दिया, उसमें बगीचा भी दिखा दिया, रेलवे स्टेशन भी दिखा दिया, और सारी चीज़ें उसमें शो कर दी हमने, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचिए कोई बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी सिटी है, ठीक है, तो उस बड़ी सिटी में जितनी भी सारी बिल्डिंग्स हैं या जो भी सारे फीचर्स हैं, वो सारे के सारे फीचर्स को एक्यूरेटली शो करना पॉसिबल नहीं है ना। देखिए ये लिखा है यहाँ पे कि बट देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन मैप ऑफ ए लार्ज सिटी और अ कंट्री टू ड्रॉ देम ऑल। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। भाई हम पूरी बिल्डिंग तो नहीं बना सकते वहाँ पे, लेकिन हम एक पर्टिकुलर सिंबल सेट कर सकते हैं कि उस सिंबल से हम किसी बिल्डिंग को शो करना चाह रहे हैं। जैसे हमने प्लस का निशान बना दिया, तो प्लस का निशान का मतलब क्या है कि भाई ये हॉस्पिटल को शो कर रहा है। अब हम पूरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है, और सारी कुछ इसमें दिखाएंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हॉस्पिटल तो बड़ा भी हो सकता है और बड़ा दिखाएंगे उसको। तो बजाय पूरी बिल्डिंग बनाने के हम क्या कर सकते हैं, एक हॉस्पिटल का सिंबल बना सकते हैं, ठीक है। तो उस सिंबल को देख कर ही लोग समझ जाएंगे, है ना, ये सिंबल को देख के लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर हॉस्पिटल है, ठीक है। अब ये सिंबल से देखिए बच्चों, सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट दीज फीचर, सिंबल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग। हम अलग अलग तरह की जो बिल्डिंग्स हैं उनको दिखाने के लिए अलग अलग तरह के सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हॉस्पिटल की बिल्डिंग के लिए आपको जो है ये शो कर दिया है ना, प्लस का आइकन। इसके अलावा हमें कुछ और तरह की बिल्डिंग दिखानी है ना, तो हम उसके लिए अलग अलग जो सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जो कि हम आगे आपको दिखाने वाले हैं इसी वीडियो में। देखिए तो रोड्स को दिखाने के लिए, स्कूल्स को दिखाने के लिए, पोस्ट ऑफिस को दिखाने के लिए, है ना, रेलवे लाइन को दिखाने के लिए, नेचुरल एलिमेंट्स को दिखाने के लिए, रिवर, पॉन्ड, फॉरेस्ट, इन सब को दिखाने के लिए हम बहुत सारे अलग अलग तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। न्यूमरस डिटेल कैन बी शोन इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन ए मैप। इससे फ़ायदा क्या होता है सिंबल से, कि हम एक लिमिटेड स्पेस पर बहुत सारी न्यूमरस डिटेल को शो कर सकते हैं। सिंबल का ये यूज़ है, ठीक है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो हम इस इशारे को ही समझ जाएं, है ना। चलिए टू मेक मैप्स मोर इजीली अंडरस्टूड वाई ए वैरायटी ऑफ यूजर्स मेक मैप मेकर्स यूज स्पेसिफिक सिंबल। भाई देखिए स्पेसिफिक सिंबल का मतलब क्या है, स्पेसिफिक सिंबल का मतलब ये है कि ताकि अलग अलग तरह के लोग, वैरायटी ऑफ यूजर, सभी लोग समझ पाएँ। जैसे भाई मैंने कोई मैप बनाया पर्सनल, और मैंने क्या करा उसके अंदर, मैंने हॉस्पिटल को अपनी मर्ज़ी से एच से शो कर दिया कि भाई एच का मतलब हॉस्पिटल होगा। वहीं किसी दूसरे इंसान ने मैप बनाया, उसने इस प्लस से शो कर रखा है। किसी तीसरे इंसान ने बनाया, उसने क्लिनिक सी के तौर पे ऐसे कर दिया, मान के चलिए, ठीक। अब हम तो कन्फ्यूज रहेंगे ना कि ये क्या है, कौन सा हॉस्पिटल है। इसलिए ताकि सभी लोग समझ पाएँ, इसलिए यूनिटी ज़रूरी है ना। तो हमने क्या करा, स्पेसिफिक सिंबल का इस्तेमाल कर दिया अपने इंडिया में या किसी भी पार्टिकुलर कंट्री में, कि भी जो प्लस का आइकन है वो क्या करेगा, हॉस्पिटल को शो करेगा। इसलिए प्लस का आइकन कहीं भी होगा वो हॉस्पिटल को शो करेगा, है ना। इसलिए हर इंसान इसको देखते समझ जाएगा प्लस है, एच नहीं, एच होगा तो वो हो सकता है कुछ और हो, प्लस से तो हॉस्पिटल ही शो करेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब क्या है बच्चों, नई बात वो ये है कि अलग अलग जो कंट्रीज होती हैं वो अलग अलग तरह के सिंबल का सेट का इस्तेमाल करती हैं, सेट ऑफ सिंबल्स का यूज़ करती हैं, है ना। अलग अलग कंट्री की मर्ज़ी है, वो अपने अपने हिसाब से चीज़ों को यूज़ करते हैं, है ना। इंडिया में द सर्वे ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसने कुछ सिंबल, जो सेट ऑफ सिंबल है उसको फिक्स कर रखा है। इंडिया में जो मैप्स बनते हैं, इंडिया में जो मैप बनाए जाते हैं, उसमें जो सिंबल्स का यूज किया जाता है वो फिक्स है ना। एक गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका नाम है द सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। और उन्होंने जो एक सेट ऑफ सिंबल्स बनाया, उसके कुछ सिंबल्स को यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, चलिए उनको देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं और इसमें कुछ ही दिखा रखे हैं, चलिए देख लेते हैं क्या मतलब है उनका। देखिए तो रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन दो तरह की देखिए, है ना। यहाँ पर पहला आपका ब्रॉड गेज दिखा रखा है, वो इस तरह से बनेगा। मीटर गेज आपकी इस तरह से दिखा रखी है। रेलवे स्टेशन, ठीक है, RS लिखा हुआ है, ये रेल की पटरी जा रही है और एक बॉक्स सा बना हुआ है, ठीक है, और वो RS लिखा है, ये रेलवे स्टेशन हो गया। ठीक उसी तरह से आप देखिए रोड्स हैं, तो जो मेटल रोड है तो आप देख रहे हैं कि एक मोटी लाइन से और कंटिन्यूस शो कर रखे हैं। वहीं अगर हम देखें जो अनमेटल्ड है, कच्ची सड़क है, तो उसको हमने कट कट लगा रखा है, तो ये कच्ची सड़क है, अनमेटल्ड, ठीक है। फिर अगर हम बाउंड्रीज़ की बात करें तो हम मैप देखते हैं, तो मैप में कुछ इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती हैं जिनको हम इस तरह से शो करते हैं।
एक लंबी लाइन फिर पॉइंट, फिर लंबी लाइन फिर पॉइंट, फिर लंबी लाइन फिर पॉइंट, इस तरह से। जबकि अगर हम विद इन कंट्री जो स्टेट्स की लाइन देखते हैं उसमें भी सेम प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, बट उसमें क्या हो रहा है, उसमें हम थोड़ी छोटी लाइन पॉइंट, छोटी लाइन पॉइंट, छोटी लाइन पॉइंट, इस तरह से करते हैं, ज़्यादा जो है लंबी लाइन नहीं बनाते हैं, ठीक है। उनकी जो है मोटाई भी थोड़ी कम कर लेते हैं हम लोग, मोटाई भी कम होती है थोड़ी सी। उसके अलावा हम एक स्टेट के अंदर अगर हम इस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट में ये पॉइंट नहीं होंगे, सिर्फ ऐसे कट कट लगा रखा होगा आपका, ठीक है। पॉइंट्स जो बीच में दे रखे थे वो नहीं होंगे, ठीक है, इस तरह से। चलिए उसके बाद हम देखते हैं और भी कुछ सिंबल दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे अगर हम रिवर की बात करें तो देखो ब्लू कलर से एक दो लाइंस, ब्लैक लाइंस के बीच में ब्लू कलर दिखा रखा है, ये आपकी रिवर है। वेल कुएँ को दिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद टैंक को दिखा रखा है यहाँ पर, और कैनाल जो मेन रिवर जा रही है उसके कट साइड में कट लगा दिया, कैनाल बन गई। और ये ब्रिज है आपका, ठीक है, रिवर के ऊपर ब्रिज है ये। चलिए आगे देखते हैं, कुछ बिल्डिंग की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर आपका टेम्पल को दिखा रखा है, टेम्पल का सिंबल है। और ये आपका जो है चर्च का सिंबल हो गया, उसका ये मॉस्क हो गई, ठीक है। और ये आपका छतरी, छतरी का सिंबल हो गया, ठीक है। ये भी कोई धार्मिक स्थल होता है किसी पार्टिकुलर रिलीजन का, तो ये छतरी हो गई, शायद गुरुद्वारे का होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद पीओ का मतलब पोस्ट ऑफिस है, पीटीओ का मतलब पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है, और पीएस का मतलब पुलिस स्टेशन है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए और भी सिंबल्स इसमें दिए हुए हैं। सेटलमेंट्स को रेड कलर से स्क्वायर, कुछ स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप के बॉक्स में दिखा रखा है। ग्रेव यार्ड्स, ठीक है, उनको थोड़ा सा कर्व इस तरह से दिखा रखा है, ठीक है। ग्रेव यार्ड मतलब कब्रिस्तान वगैरह जो होते हैं उनके लिए कहा गया है। ट्रीज आप देख पा रहे हैं एक बैलून की तरह देखने में लग रहे हैं, ट्रीज को शो कर रहे हैं। ग्रासेस आप देख रहे हैं इस तरह से ग्रासेस हैं। तो ये सर्वे ऑफ इंडिया के जो सिंबल्स हैं इंडिया में मैप्स बनाने के लिए, उनका एक सैंपल है, ठीक है। इसमें हमने बहुत सारे सिंबल्स के बारे में जाना, और ऐसे बहुत से और भी सिंबल्स इनके बारे में और जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमने मैप के कई सारे कंपोनेंट्स के बारे में जान लिया है। हमने ये देख लिया कि भाई मैप जो है उसमें स्केल का क्या यूज़ होता है, उसमें डायरेक्शन का क्या यूज़ होता है, और थर्ड आपका सिंबल का क्या यूज़ होता है। तो तीनों ही कंपोनेंट मैप को जो है ईजी टू अंडरस्टैंड बनाते हैं और मैप को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए अब एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ये है आपका मैपिंग दी अर्थ। भाई मैपिंग दी अर्थ का मतलब क्या है? मैपिंग दी अर्थ का मतलब ये है कि अर्थ या उसके किसी पार्टिकुलर हिस्से का मैप कैसे बनाएंगे हम, है ना, कैसे बनाएं। आप ज़रा सोचिए कि जो हमारी अर्थ है वो आपकी स्फेरिकल है, जैसे कि आर्यभट्टा ने पहले बताया आपको, है ना, या हम परफेक्टली स्फेयर नहीं कह सकते, है ना। ये जियोइड है, ये क्या है, जियोइड। अर्थ की शेप क्या है बच्चों, जियोइड, यानी नॉट परफेक्ट स्फेरिकल, यानी परफेक्ट स्फेरिकल नहीं है, ये हम जानते हैं। खैर अभी हमारा वो मुद्दा नहीं है, अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो स्फेरिकल अर्थ है इसको हम एक रेक्टेंगल के ऊपर कैसे प्लॉट करें। भाई आप सोचिए अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, और किसी भी स्फेयर को फ्लैट सरफेस पर बिल्कुल हूबहू नकल करना क्या पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। परफेक्टली उसको नकल करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए जब भी हम मैप बनाते हैं अर्थ का या उसके किसी हिस्से का या पूरी अर्थ का, तो उसमें थोड़े बहुत डिस्टॉर्शन होते हैं। क्या होते हैं, थोड़े बहुत उसमें डिस्टॉर्शन होते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी आपको दे रखी है, वो क्या है, वो ये है, चलिए पहले पढ़ लेते हैं कि इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्फेयर, ठीक है। परफेक्ट स्फेयर नहीं है, इसलिए ये बात आपको बता दी, क्योंकि ये स्लाइटली फ्लैटेन है पोल्स की तरफ, यानी जो हमारी अर्थ है इस तरह से, जो हमारी अर्थ है इस तरह से, वो यहाँ से पिच की हुई सी है ना, ये जो हिस्सा है पिच का हुआ सा है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है बच्चों, ज़रा ध्यान से गौर करिए उस पर। रिप्रेजेंटिंग ए स्फेयर एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट सरफेस ऑफ पेपर इज नॉट पॉसिबल, है ना, यानी किसी भी स्फेयर को एक्यूरेटली फ्लैट शीट पर, पेपर पे रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। आप एक ऑरेंज को लीजिए और उस ऑरेंज को पील करिए, आप उसका जो छिलका है उसको उसमें से उतार लीजिए। यू हैव जस्ट 3 और 4 लार्ज पीसीस ऑफ द स्किन। तो आप जब उस ऑरेंज को पील करेंगे तो आपके पास 3-4 उसके जो 4-5 हिस्से होंगे, उसकी जो स्किन आपने उतारी है। अब उस स्किन को आप ट्राई करिए, एक टेबल लीजिए
उस टेबल पे उसको आप सेट करने की कोशिश कीजिए। ट्राई एंड फ्लैटन देम ऑन अ टेबल, उस टेबल पे आप बिछाइए उसको। तो आप देखेंगे कोई हिस्सा इस तरह से होगा टूटा हुआ, कोई इस तरह से होगा, है ना, कोई इस तरह से होगा, कोई छोटा हिस्सा टूट गया होगा आपसे इस तरह से, ठीक है। तो आप ये पाएंगे, यू विल सी दैट यू कैन नॉट डू इट विदाउट टीयरिंग दैम एट दी एजिस। तो आप क्या करेंगे, आप उसको तोड़ फोड़ करिए बिना, सेट नहीं कर पाएंगे, और फिर भी आप परफेक्टली सेव नहीं कर पाएंगे इसको, है ना। तो यही बात कही जा रही है कि हूबहू जो उसको नकल करना पॉसिबल नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है किसी भी सरफेस पर, फ्लैट सरफेस पर। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा ग्लोब के बारे में दिया हुआ बच्चों। देखिए ग्लोब क्या है, ग्लोब भी एक तरह का मैप ही है, ऐसा कहा जा रहा है, जिसको किसी स्फीयर के ऊपर ड्रॉ किया गया है, यानी ये भी एक मैप ही है। तो बजाय हमने प्लेन सरफेस पे करने की बजाय हमने एक स्फीयर लिया, है ना, और उस स्फीयर के ऊपर इस मैप को ड्रॉ कर दिया, ये है ग्लोब, है ना। या आप दूसरे वर्ड में कह सकते हैं इट इज अ 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ मैप, है ना। अर्थ का जो मैप है उसका 3D रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। अब ये सिर्फ अर्थ का नहीं है, लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है बच्चों, ये आप अर्थ के अलावा किसी भी प्लैनेट या सेलेस्टियल बॉडी का आप जो इस तरह की शेप रखती है उसका बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा द अर्थ, द मून, द प्लैनेट, मार्स, द स्टार्स, द कॉन्स्टेलेशंस, है ना, इन द स्काई। और भी जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनका आप ग्लोब बना सकते हैं। ग्लोब का मतलब इस तरह का 3D मैप बना सकते हैं स्फेरिकल। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक द one shown in the drawing on the next page is a sphere that is generally made of metal, plastic और कार्डबोर्ड। अब आगे तो आपको जो है ग्लोब का फोटो दे रखा है, ये क्या बता रखा है आपको, बता रखा है कि इस तरह का जो चीज़ें हैं, ये जो आपका ग्लोब है कैसे बनता है, ये प्लास्टिक से बन सकता है, कार्डबोर्ड से बन सकता है, या फिर मेटल के थ्रू बना होता है, ठीक है, ये आपको बताया हुआ है। चलिए जबकि मैप आपका पेपर का बना होता है या प्लास्टिक पे बना होता है कई बार, है ना, या क्लॉथ के ऊपर ही बना हो सकता है। चलिए यहाँ पर हम ये देखेंगे बच्चों, खास बात कि हेयर वी विल स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ ज्योग्राफी, बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव सेम स्फेरिकल शेप। जो ग्लोब होता है और जो अर्थ होती है उसका लगभग सेम स्फेरिकल शेप है। और ख़ास बात क्या है, ये ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप। तो अगर हम अर्थ की ज्योग्राफी समझना चाहते हैं, है ना, अर्थ की ज्योग्राफी को समझना चाहते हैं, तो बजाय हम मैप के ग्लोब से ज़्यादा अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं अर्थ की ज्योग्राफी, ठीक है। तो एक ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द अर्थ ज्योग्राफी। चलिए अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हम स्कूल के पर्पज़ के लिए पढ़ रहे हैं कि जो मैप होता है वर्सेस ग्लोब में क्या डिफरेंस है, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा यूज़फुल है, इस तरह की चीज़ें कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। चलिए अब हम कोऑर्डिनेट को समझते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में बात करी थी, है ना। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, अभी हम जिस जगह पर बैठे हैं या आप भी जिस जगह पर बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अर्थ के किसी हिस्से पर तो बैठे हैं, वहाँ से एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड पास हो रही होगी, है ना। तो ये जो लॉन्गिट्यूड है और जो लैटिट्यूड है आपका, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, यही हैं आपके कोऑर्डिनेट्स, है ना। यहाँ पे जहाँ आप बैठे हैं ना इस जगह पे, यहाँ की एक लैटिट्यूडनल और एक लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, है ना। और उसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी लोकेशन को पता लगा सकते हैं कि हम अर्थ के किस हिस्से पर बैठे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट इसीलिए ज़रूरी होते हैं किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए, है ना। चलिए यहाँ पर दो आपको एग्जांपल दे रखे हैं बच्चों, एक आपको चेस का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, और एक आपको एग्जांपल और दिया हुआ है जो आप मार्केट का एग्जांपल देगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है। यहाँ पर यह है कि आप, हाँ, एक मार्केट का एग्जांपल है इसमें कि आप इमेजिन करिए कि एक बहुत बड़ी मार्केट है शहर में, और वहाँ पर सारी की सारी जो शॉप्स हैं वो सेम साइज़ में हैं, ठीक है, और सब कुछ सेम है, मतलब सेम साइज है, गलियाँ वगैरह सब एक जैसी हैं, ऐसा इमेजिन कर लीजिए आप, है ना। और यू वॉन्ट टू मीट अ फ्रेंड एट अ स्टेशनरी शॉप, आपको अपने दोस्त से एक स्टेशनरी शॉप पे मिलना है जो कि मार्केट के अंदर है। बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज़, लेकिन आपके दोस्त को नहीं पता कि वो शॉप कहाँ है। सो यू वुड गिव डायरेक्शन लाइक, तो आप उसे बताएंगे कैसे
कि भैया मीट मी एट 6 PM, 6 बजे आप मुझे मिलना एट 7th शॉप इन दी 5th रो। चलिए थोड़ा बना लेते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने एक जो है एक मार्केट बना रहा हूँ मैं आपके लिए। जैसे मार्केट बना लेता हूँ, इस तरह से एक मार्केट मैंने बना ली, इस तरह से, ठीक है। अब बिल्कुल सेम है ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए एक और बनाता हूँ इस तरह से, ठीक है। और ये मार्केट का गेट है, मान के चलिए ये गेट है मार्केट का, ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है, एरो से मैंने बना दिया। इस मार्केट में आप घुसते हैं तो आप देखिए रॉज देख रहे हैं, इसमें रॉज हैं इस तरह से। ये रो नंबर 1 हो गया, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, चौथी हो गई, 5वीं हो गई, छठी, 7वीं से रो। और रोज के साथ साथ आप इस तरह से भी याद रखेंगे कि 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप अपने दोस्त को एड्रेस कैसे बताएंगे? मान के चलिए आप इस वाली शॉप पर हैं, ये शॉप है, वो बीच में गलियाँ भी हैं, मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया सिर्फ, ठीक। तो आप ये कहेंगे भी जो एंट्रेंस है, ये जो एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस से आपको कैसे आना है? इस एंट्रेंस से आपको 1 2 3 4, फोर्थ तो रो है, रो कौन सी है? फोर्थ है। और शॉप नंबर भी 1 2 3 4 ही शॉप नंबर है। तो आप फोर्थ रो में 4th नंबर शॉप पे आ जाएं, वहीं पर मैं मौजूद हूँ। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, अगर आप ध्यान से देखें। किस किस की ज़रूरत पड़ी? एक तो आपको ये ज़रूरत पड़ी कि भाई रो नंबर क्या है 4th, और दूसरा आपको ये ज़रूरत पड़ेगी शॉप नंबर क्या है, ठीक है। तो एक आपको रो की ज़रूरत पड़ी, एक आपको शॉप नंबर की ज़रूरत पड़ी। यही 2 आपके कोऑर्डिनेट्स थे। उस कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आपने उस दुकान का पता लगा लिया। ठीक वैसे ही यहाँ पर एक चेस का एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। तो इसलिए हम इसको चलिए थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि हेयर इज़ वाइट। जैसे आपको ये देखना है कि ये आपका एक पॉन है, ठीक, और ये पहले यहाँ था मौजूद, ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये कैसे गया है? तो हम ये कह सकते हैं कि पहले D2 पे था। कहाँ था? D2 पर। देखिए रो है, ये रो है, और ये आपका नंबर्स है इस तरह से। तो देखिए डी में दूसरे नंबर पे था, नहीं D2 पे था पहले, ये कहाँ था? D2 पे। और D2 से कहाँ चला गया? D4 पे चला गया। देखिए ये 4 है, D पहले कहाँ था? D2, ठीक है। तो हमको एक रो नंबर और एक जो टेबल या लाइन, जो सी लाइन का नंबर है उसको हमें पता लगाना था इसमें, जिससे कि हमें बता सकते हैं जो पॉन है वो कहाँ से कहाँ मूव किया है, ठीक। तो ये क्या होता है, ये जो चेस का गेम होता है उसमें आपने जो आप चलते हैं कोई भी चाल, उसमें आपके मूव्स को रिकॉर्ड करने में इस्तेमाल होता है कि पहले आप D2 से D4 पे गए, या आप A1 से A3 पे गए, है ना, या आप G2 से G4 पे गए। इस तरह से ये रिकॉर्ड रखने में काम आता है चेस के गेम में। चलिए, द सिस्टम यूज्ड इन these 2 examples may be called a system of coordinates। जो सिस्टम का इस्तेमाल इन 2 एग्जाम्पल्स में किया गया, एक आपका चेस का एग्जाम्पल, एक आपका शॉप वाला एग्जाम्पल, ठीक। तो इन दोनों में हमने क्या यूज़ करा? कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करा, है ना, कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करा, और इसी को हम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। थैंक्स टू देयर 2 कोऑर्डिनेट्स, ये जो 2 कोऑर्डिनेट्स है आपके, एक रो एक कॉलम, ये कॉलम या रो, इनका ही यूज़ था यहाँ पर। इन्होंने ही हमको हेल्प करी किसी एरिया को पता लगाने में, ठीक है। सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज यूज इन वर्ल्ड मैप। यानी जो मैप्स का संसार है, मैप की जो दुनिया है, उसमें भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर रो कॉलम नहीं होते, यहाँ पर 2 आपके जो कोऑर्डिनेट्स वो क्या है, एक आपका लॉन्गिट्यूड है और एक आपका लैटिट्यूड है। उन्हीं के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है। पहला है आपका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है बच्चों? देखिए इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑन इट, ठीक है। रोटेट द ग्लोब व्हेन रोटेट्स द फिक्स पॉइंट एट द टॉप द बॉटम आर 2 पोल्स। यहाँ पर थोड़ा आपको पता रखा है कि भाई जब आप ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब में क्या होता है। ग्लोब में ये होता है, देखिए सबसे पहले एक पोल होता है ऊपर, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। ये आपका साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल, ठीक। और बीच में एक इक्वेटर होती है, ठीक है, इक्वेटर, जो कि अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो लैटिट्यूड एक्चुअल में क्या है? लैटिट्यूड जो आपका इक्वेटर और पोल्स के बीच का
डिस्टेंस है, क्या है, इसके बीच में बहुत सारे लैटिट्यूड आपको देखने को मिलेंगे दोनों ही हेमिस्फेयर्स में, ठीक है। तो लैटिट्यूड इमेजिनरी लाइंस होती हैं पोल्स एंड इक्वेटर के बीच में, ठीक है। देखिए, इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रेवल टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स। योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेज। लैटिट्यूड मेजर दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड क्या करता है, मेजर करता है आपका डिस्टेंस इक्वेटर और पोल के बीच का। एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रेवल यू कैन ड्रॉ इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ईस्ट एंड वेस्ट पैरेलल टू इक्वेटर। सच ए लाइन इज कॉल्ड ए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड and it draws a circle around the earth again. Again, it is easy to note on the globe that the largest circle is equator, while the circles marked by parallels and latitudes grow smaller as we move northward or southward. यहाँ पे क्या बताया बच्चों, देखिए यहाँ पर ये बताया आपको कि जब आप इस तरह से देख रहे हैं, ये आपका लैटिट्यूड है 0 डिग्री, तो यानी इक्वेटर ये सबसे बड़ा सर्कल होगा। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये जो हमारे सर्कल्स हैं क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, है ना। ये हमारी जो अर्थ है है। और ये क्या है, सारी की सारी लाइन हमने खींची है, ये इक्वेटर के पैरेलल है। क्या है, इक्वेटर के पैरेलल है, इसलिए इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है, ठीक है। लैटिट्यूड पैरेलल्स है, ठीक है। हिंदी में इनको अक्षांशीय रेखाएं भी कहा जाता है, अक्षांशीय रेखा, ठीक है, अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। तो सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होगा, ये जहाँ पर अर्थ सबसे ज़्यादा उभरी हुई है, यानी कि बीच वाले हिस्से पर सबसे ज़्यादा उभरी हुई है, तो इसलिए इक्वेटर बीचों बीच में है। इक्वेटर सबसे ज़्यादा, यानी इक्वेटर वाला जो सर्कल होगा वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, उसकी रेडियस सबसे ज़्यादा होगी। अब देखिए यहाँ पे एक बात और बता रखी है आपको कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं इनको डिग्री में बताया जाता है, डिग्रीज़ में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। और जैसे कि अगर हम बात करें 0 डिग्री लैटिट्यूड तो ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। और अगर हम पोल्स की बात करें तो ये 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इनको हम 90 डिग्री एन और 90 डिग्री साउथ के तौर पे शो करते हैं, नोट करते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, 0 डिग्री क्यों है ये और 90 डिग्री क्यों है, क्वेश्चन ये है यहाँ पर, है ना। 0 डिग्री कहाँ से है, ये क्यों है, चलिए इसको समझ लेते हैं। हालांकि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, चलिए थोड़ा समझते हैं। अगर हम देखें अर्थ को स्फीयर, अर्थ का स्फीयर बनाएं, ठीक, और इस तरह से अगर हम देखें अर्थ का जो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है, ये अर्थ का जो सेंटर है, ठीक है, वहाँ से अगर हम देखें तो इक्वेटर की जो वैल्यू है वो कितना है, 0 डिग्री है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, और ये पूरा 90 डिग्री एंगल है, इसलिए पोल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, है ना, परपेंडिकुलर होते हैं। तो पोल्स क्या है, 90 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। तो जो अर्थ का सेंटर है वहाँ से ये जो आपका एंगल देखा जाता है, तो अर्थ के सेंटर से जो 0 डिग्री है वो क्या है, इक्वेटर है, और 90 डिग्रीज पे क्या होंगे, दोनों पोल्स होंगे, ठीक। तो इस तरह से 90 डिग्री जो है 0 डिग्री है। चलिए, देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। लैटिट्यूड का फ़ायदा क्या है, इससे क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो समझ लेते हैं ज़रा हम। कि देखिए बच्चों, लाइन लिखी है यहाँ पे कि देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट और लैटिट्यूड का बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता होता है। कैसे होता है भाई, देखिए अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पर सन को बनाता हूँ, ठीक है, और इस एरिया में मैं अर्थ को बनाता हूँ, ठीक, इस तरह से, थोड़ा गलत बन गया, चलो कोई नहीं, ऐसे रहने देते हैं। तो आप जानते हैं कि ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये क्या है, 0 डिग्री है। अब आप देखेंगे कि सन की रेज हैं वो डायरेक्टली कहाँ पर आ रही हैं बच्चों, 0 डिग्री पर आ रही हैं। जैसे जैसे हम 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, पोल्स की तरफ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, जो सन रेज है, सन की जो रेज है वो डायरेक्ट ना पड़ के तिरछी किरणें पड़ रही हैं, है ना। इससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो एरिया हीट
प्राप्त करेगा वो ये एरिया होगा, क्योंकि डायरेक्ट सन के सामने आ रहा है, डायरेक्ट सन के सामने आ रहा है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लैटिट्यूड की वैल्यू कम है, तो लैटिट्यूड की वैल्यू जितनी कम है टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा है। इसको टोरिड जोन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? टोरिड जोन, यानी सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पे मिल रही है। जैसे से हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका मॉडरेट वाला एरिया होगा। मॉडरेट, यहाँ पे थोड़ी कम किरणें सूरज की पड़ रही हैं। और अगर हम बिल्कुल पोल्स पे चले जाएँ तो बिल्कुल पोल्स पे क्या होगा बच्चों? बहुत कम, यानी फ्रीजिड जोन कहा जाएगा इसको। क्या कहा जाएगा? फ्रीजिड जोन, फ्रीजिड दोनों साइड, ठीक है, ये फ्रीजिड जोन है। कुल मिलाकर बात यह है कि लैटिट्यूड की वैल्यू और टेम्परेचर में इनवर्स रिलेशन है। लैटिट्यूड की वैल्यू जितनी बढ़ेगी टेम्परेचर उतना ही कम होगा, है ना। अब टेम्परेचर क्या है भाई? टेम्परेचर क्लाइमेट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो इसलिए क्या हम ये कह सकते हैं कि जो आपका लैटिट्यूड्स होते हैं वो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे, है ना, बिल्कुल करेंगे। हमें अर्थ के जो अलग अलग हिस्से हैं, है ना, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी है, अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग तरह की जो है क्लाइमेट और सीजन जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बात लिखी बच्चों कि यू विल लर्न इन साइंस वाई दिस इज सो एंड ऑल्सो वाई वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स इन द कोर्स ऑफ ए ईयर। तो हम ये देख पाएंगे अपनी साइंस की बुक में कि जो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग क्लाइमेट क्यों होती है और अलग अलग सीजन्स क्यों फील किए जाते हैं पूरे साल में किसी पार्टिकुलर जगह पे, ठीक है। हालांकि ये कहना सही नहीं लग रहा मुझे कि भाई साइंस में देखेंगे हम, ठीक है। हमने इस चीज़ को यहीं पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। साइंस में आप आगे और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आप इसके बारे में कोई डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आप देख रहे हैं कि जो ग्लोब दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखा रखी है, जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो लाइन है ये लैटिट्यूड है आपकी और ये लॉन्गिट्यूड है। चलिए हम आगे चलते हैं अब। तो लैटिट्यूड के बारे में आपने जान लिया है, अब हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। देखिए, इमेजिन नाउ यू ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। आप सोचिए आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं या साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन होगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन होगी, एक्चुअल में लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स वही हैं, ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वही हैं। जैसे कि देखिए ज़रा, अगर हम ये देखें ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल आ रहा है तो हम डायरेक्ट नहीं आएंगे ना, बजाय इधर उधर घूमने के जाए। तो जो ये जो लाइन डायरेक्ट लाइन्स हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल वाली, इसी को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द ग्लोब, यू विल सी दैट इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका यू कुड जस्ट एज वेल पास थ्रू एशिया। द डिस्टेंस वुड बी द सेम। दिस लाइन आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है, ठीक है। दे आर हाफ सर्कल्स, ये हाफ सर्कल्स होते हैं और पोल से पोल की तरफ जाते हैं, ठीक है, रनिंग फ्रॉम वन पोल टू अदर पोल, ठीक है। अब देखिए, यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। ये हम साइंस में क्यों, हम एसएसटी में पढ़ लेंगे तो, है ना। यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। टू पुट इट सिंपल, let's place a desk lamp a little away from globe, focus on it and imagine that this is the sun illuminating the earth. Slowly rotate the globe eastward. We can note that for some places on the earth in the morning, while for others it's midday, evening or night. देखिए यहाँ पे क्या बताया हुआ है, यहाँ पर ये बताया हुआ है, मैं आपको ही समझा देता हूँ। आपने एक लैंप लिया, इस तरह से बता रहा है आपको ये, ठीक है। अब देखिए ये बात बार बार अच्छी लग नहीं रही कि भाई आप साइंस में पढ़ेंगे, साइंस में पढ़ेंगे। जब हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ यहीं पे हमें क्लियर हो जानी चाहिए। मान लिया हमारा ये क्या है, ये हमारी कैंडल है या लैंप है, और हमने एक तरफ क्या करा, एक अर्थ बना ली, ये अर्थ बना ली इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बना ली। मान के चलिए ये अर्थ स्टैंड पर है और ये रोटेट कर रही है। ये क्या कर रही है? रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ईस्ट उस साइड है, यानी इस तरह से रोटेट कर रही है। देखिए बच्चों, इस तरह से रोटेट कर रही है ना।
तो जाहिर सी बात है इसका ये वाला जो हिस्सा है, ऐसे मान लीजिए अगर मैं इसके दो हिस्से कर दूँ यहाँ पर, तो ये जो इस वाला, ये जो वेस्टर्न वाला हिस्सा, ये जो है पहले आया कहाँ पे, इसके सामने, ठीक है। और इस ये वाला जो हिस्सा ये बाद में आएगा, है ना, जब ये घूम के ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया जो है यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा, और जो पीछे वाला एरिया था फिलहाल में वहाँ पर रात होगी। फिर जब पलट के वाला एरिया इसके सामने आएगा तो वहाँ पर दिन हो जाएगा और इधर रात हो जाएगी, है ना। ये आपको बताने की कोशिश की गई है। यानी कि सूर्य की किरणें या जो आपने लैंप बनाया है उसकी जो लाइट जिस एरिया में पड़ेगी वहाँ पर दिन होगा और उसके अपोजिट हिस्से पर रात हो सकती है ना। और लगातार आप इस बॉल को या इस ग्लोब को रोटेट करेंगे तो आप ये देखेंगे किसी पार्ट पे तो जो है दिन हो रहा है, किसी पे रात हो रही है, या रात होने वाली है, या दिन निकलने वाला है। इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगी। तो एक्चुअली ऐसा ही हमारे अर्थ के साथ होता है। अर्थ का जो हिस्सा सन के सामने होता है वहाँ पे दिन होता है, जो हिस्सा अपोजिट होता है उसमें रात होती है ना। और अर्थ लगातार रोटेट कर रही है, एक्सिस पे घूम रही है। तो ये परमानेंट नहीं होता है कि किसी एरिया में रात है तो रात ही रहेगी या दिन है तो दिन रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ द सन रेज एंड जो अर्थ के सामने जो हिस्से हैं उसके अकॉर्डिंग कहीं पे एरिया में रात और दिन हो सकता है। वो अलग बात है कि दिन और रात की जो ड्यूरेशन है वो कम ज़्यादा हो सकती है एंगल के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम आगे चलते हैं। To measure longitudes, we need to define a reference point called the prime meridian। अब जाहिर सी बात है किस मेरिडियन को क्या वैल्यू दी जाएगी, तो कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने जब लैटिट्यूड्स बनाए थे तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट 0 ले लिया था इक्वेटर को, जिसके ऊपर की जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैल्यू बढ़ती रहेगी, जैसे नीचे जाएंगे वैल्यू बढ़ती रहेगी। ऐसे ही जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की तो हमें क्या करना होगा, एक किसी भी एक सिंगल लाइन को प्राइम मेरिडियन मानना पड़ेगा। मान के चलिए हमने इसको 0 मान लिया है तो इसके साइड की लाइन की वैल्यू बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी जो भी है, ठीक है। तो हमें कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको हम प्राइम मेरिडियन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको हम प्राइम मेरिडियन मान लेते हैं, ठीक है। और अगर हम वर्ल्ड की प्राइम मेरिडियन की बात करें तो देखिए ज़रा, प्राइम मेरिडियन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन बिकॉज इन द ईयर 1884 some nations decided that the meridian passing through Greenwich an area, देखिए ग्रीनविच कहाँ एक एरिया है, इंग्लैंड में है, ठीक है, लंदन में, would become the international standard for the prime meridian। यानी कि हमने क्या देखा, हमने जो है पार्टिकुलर एरिया को मान लिया ये रेफरेंस पॉइंट रहेगा हमारा, और वो रेफरेंस पॉइंट क्या था हमारा, ग्रीनविच लाइन, जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है। इंग्लैंड के शहर लंदन में है वो, ठीक है। तो उसको हमने मान रखा है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब हमने उसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन है वो, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू प्लस और वैल्यू माइनस होती रहेंगी, जो उसके अकॉर्डिंग हम मान लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 360 तक, है ना। 360 तक हम ऐसे सबको नंबर दे देंगे अलग अलग लैटिट्यूड्स को, ठीक है। चलिए, जस्ट एज लैटिट्यूड इज मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, if you travel towards one of the poles, longitude is the measure of the distance from the prime meridian if you travel along the equator। Longitude too is measured in degrees westward or eastward। It increases the value in values from 0 degree to 180 डिग्री। और इसको हम वेस्ट और ईस्ट में जो है ऐड कर देते हैं इसके आगे डायरेक्शन को पता लगाने के लिए। फॉर इंस्टेंस यूजिंग राउंड फिगर द न्यूयॉर्क इज लॉन्गिट्यूड, तो न्यूयॉर्क का लॉन्गिट्यूड है वो 74 डिग्री वेस्ट है। और वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो 77 डिग्री ईस्ट है। टोक्यो जो है आपका 140 डिग्री ईस्ट है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये आपको बता रखा है, ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि हम जैसे इस तरह से 0 डिग्री बना लिया, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 180 इस साइड हो जाएंगे, फिर 180 इस साइड हो जाएंगे, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर एक खास बात है, देखिए जिसको मिस नहीं करना आपको। अगर हम 180 डिग्री ईस्ट देखें और 180 डिग्री नॉर्थ सॉरी ईस्ट और वेस्ट देखें तो दोनों सेम है, सेम ही लाइन से ना, 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट। इसलिए इनको हम क्या करते हैं, इसको हम कोई डायरेक्शन नहीं बताते हैं, यानी कि हमने इसमें से डायरेक्शन को हटा दिया है कि 180 एक ही रहेगा।
तो उसको ईस्ट या वेस्ट कहना सही नहीं रहेगा, इसलिए 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमने लॉन्गिट्यूड के बारे में जान लिया है। अब हम थोड़ा कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है बच्चों, ये है कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए प्लेस। विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड ए स्टेटमेंट सच एज दिल्ली लाइज एट 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। हालांकि वैल्यू ये जो है रफ है, राउंड ऑफ किए हुए हैं, है ना, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट बिल्कुल यही है, इस पॉइंट में भी कोई वैल्यू होगी इसकी, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एक रफ आइडिया के लिए हम जान सकते हैं कि जो दिल्ली है आपका, तो दिल्ली का जो लॉन्गिट्यूड है वो 77 है, लैटिट्यूड है 29 है, 29 नॉर्थ और ये आपका 77 ईस्ट। ठीक है, ये दिल्ली का कोऑर्डिनेट्स है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपस में जुड़े होते हैं, ये ग्रिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये एक ग्रिड बनाते हैं। ग्रिड एक जाल की तरह बनाते हैं, इसलिए इनको ग्रिड लाइंस भी कहा जाता है। इनको ग्रिड लाइंस भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज दे रखी है, यहाँ पर आपको क्या करना है, मुंबई, कलकत्ता, सिंगापुर और पेरिस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यूज़ मैप में देखकर लिखनी है। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर आपको ग्रीनविच बता रखा है। ग्रीनविच कहाँ है, तो ग्रीनविच ये लाइन है, ठीक है, जो अर्थ को वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है। उसी तरह से इक्वेटर है जो अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है। तो अर्थ के 4 जो है हेमिस्फेयर है, वो आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर है। यहाँ पर जो डिवाइड करती है वो ग्रीनविच लाइन है, और इस तरह से डिवाइड करती है वो आपकी इक्वेटर है। तो वर्टिकली आप देख रहे हैं ये ग्रीनविच है, और ये हॉरिजॉन्टली आप देख रहे हैं इक्वेटर है। चलिए अब देखिए, आप एक फैक्ट दिया हुआ है आपको, तो क्या है, ये है बच्चों कि ये जो ग्रीनविच की बात हम कर रहे थे, जो कब 1984 में, है ना, 1984 में इसको क्या बनाया गया, 1984 में, सॉरी 1884 में, मैं यही चेक कर रहा था, इसको 1884 में स्टैंडर्ड लाइन माना गया। तो क्या उससे पहले कोई स्टैंडर्ड लाइन नहीं थी, उससे पहले भी होगी कोई ना कोई, है ना। तो देखिए, देयर वर अदर इन द पास्ट, इन फैक्ट मैनी कंट्रीज बिफोर यूरोप इंडिया हैड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। तो कुछ कंट्री अपने खुद के जो है प्राइम मेरिडियन को यूज करते थे, है ना। इसको मध्याह्न रेखा कहा जाता था। क्या कहा जाता, मध्याह्न रेखा, जिसको मिडिल लाइन कह सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो ये उज्जैनी, टुडे आज का जो उज्जैन शहर है वहाँ से गुजरती थी। आगे हम मैप में दिखाएंगे आपको ये, ठीक है। विच वॉज अ रेप्यूटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मैनी सेंचुरीज। ठीक है, उज्जैन एक सेंटर रहा है एस्ट्रोनॉमी का काफ़ी लंबे समय तक, इसलिए उज्जैन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, ब्रह्महीरा एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने काफ़ी अपने लाइफ के ईयर्स यहाँ पे गुजारे और बहुत सारा एस्ट्रोनॉमी में अपना योगदान दिया, तो उस पर्पज़ से भी उज्जैन को इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, इससे एक बात और पता लगती है क्या, कि जो इंडिया के एस्ट्रोनॉमर्स थे वो अवेयर थे इस चीज़ से, वो इस चीज़ से अवेयर थे कि जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ज़ीरो या प्राइम मेरिडियन की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना, रेफरेंस लेने के लिए। तो इन सब से वो अच्छी तरह से जो है अवेयर थे, ठीक है। और उज्जैनी मेरिडियन बिकेम द रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन इन ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। इन जो हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट मिलते हैं, इंडिया के प्राचीन टेक्स्ट मिलते हैं, उसमें उज्जैनी जो मेरिडियन है उसको रेफरेंस पॉइंट यानी कि प्राइम मेरिडियन माना गया है। यानी जो उज्जैनी मेरिडियन थी वो कहाँ से गुजरती है उसको देख लेते हैं एक बार। उससे पहले एक पैराग्राफ आप पढ़ते हैं। ये जो मैप है आपका, ये क्या दिखा रहा है बच्चों, ये जो मैप आपको मैं भी दिखाने वाला हूँ, ये एंशिएंट इंडियन सिटीज़ को दिखा रहा है जो उज्जैनी के आसपास थी, है ना। कुछ उसके बहुत करीब थी और कुछ उससे थोड़ी दूर थी, है ना। दिस इज़ बिकॉज मेजरिंग लॉन्गिट्यूड रिक्वायर्ड एक्यूरेट टाइम कीपिंग। ये चाहिए क्यों होता है हमको प्राइम मेरिडियन, टाइम कीपिंग के लिए, ठीक है। हालांकि उस वक्त इतना प्रिसाइज नहीं था ये, जैसा कि आज के ज़माने में है ना। आज के ज़माने में एक्यूरेट ज़्यादा है। जरा मैप पे देखिए आप, ये रही आपकी उज्जैनी जो आपकी 75.8 डिग्री ईस्ट में से गुजरती थी। तो ये जो लाइन जा रही है आप कट कर देख रहे हैं, ये लाइन यही है उज्जैन लाइन, ये आपका उज्जैन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी लाइन की बात कर रहे थे हम पीछे, तो ये आपके देख रहे हैं आप नीचे की तरफ जा रही है।
तो जैसा कि यहाँ पर एक बात कही गई बच्चों कि विच वॉज नॉट प्रिसाइज दैन एज इट इज़ टुडे। तो आज के टाइम में हमारी जो प्राइम मेरिडियन है अगर हम देखें तो बहुत एक्यूरेट है। और क्या वैल्यू है उसकी, आपकी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है ना। देखिए इससे थोड़ा सा अलग है और कुछ कुछ करीब करीब है। ठीक है, ये हमारे इलाहाबाद से, प्रयागराज या इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। या कुछ बुक्स में ये कहा जाता है कि कुछ बुक में ये भी है कि यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, तो जो हमारी स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जो कि इलाहाबाद के नैनी या मिर्ज़ापुर से, यूपी के मिर्ज़ापुर से ही गुजरती है। ठीक है, और अगर हम बात करें और किन किन राज्यों से गुजरती है, तो अगर हम इस तरह से बात करें तो ऊपर से ये आपकी यूपी, फिर एमपी, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। मैंने इसलिए बताया कि देखो एमपी कॉमन है ना। एमपी जो हमारे यहाँ पर उज्जैन दे रखा था, एमपी से गुजरती है। तो उसी तरह से अगर हमारी नई लाइन है उसको हम रेफरेंस मानते हैं तो ये हमारी यूपी से गुजरती है। अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन। लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दैट इज हाउ आवर प्लैनेट spins around its axis, making a full turn every 24 hour. A full turn is 360 डिग्री, so it means 15 डिग्री पर आवर, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा अर्थ है वो एक रोटेशन में 24 आवर का टाइम रहता है और टोटल डिग्री कितनी होती है, 360 डिग्री होती है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको डिवाइड करें आपस में तो ये कैलकुलेशन आएगी हमारी कि जो है आपका 1 घंटे में 15 डिग्री जो है पास करेगा सन। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, सो दिस मीन्स 15 डिग्री पर आवर, है ना। लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एवरी 15 डिग्री मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गेट 0, 15 डिग्री ईस्ट, 13 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन। Every 15 degree up to 180 degree east, it is the same, adding 1 hour of local time. With each meridian, if it is 12 p.m. or noon at Greenwich, it is 1 p.m. local time at 15 degree east, 2 p.m. 30 degree east, and so on. But going westward, it is the other way. Around 11 a.m. local time at 15 degree west and 10 a.m. at 30 degree west, etc. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझाया गया है कि भाई जो सन है वो 15 डिग्री को पास करने में या अर्थ के रोटेशन में 15 डिग्री रोटेट होने में 1 घंटे का टाइम लगता है। तो अगर हम 0 डिग्री इसको मान लें, ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से अगर हम ईस्टवर्ड जाएंगे तो हर 15 डिग्री में 1 घंटा ऐड होता रहेगा, है ना। यानी अगर यहाँ पे 1 बज रहा है तो यहाँ 2 बज रहे होंगे या 3 बज रहे होंगे, इस तरह से टाइम बढ़ता रहेगा। और वहीं अगर हम वेस्टवर्ड जाएँ, वेस्ट डायरेक्शन में जाएँ, तो अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर 11 बज रहे होंगे, यहाँ पे 10 बज रहे होंगे, यहाँ पे 9 बज रहे होंगे। ऐसे 1 घंटा माइनस होता रहेगा, इधर 1 घंटा प्लस होता रहेगा। ठीक है, तो ये जो टाइम यहाँ पर हो रहा है इसको हम उस पर्टिकुलर एरिया का लोकल टाइम कहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आया है बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2 दोस्त हैं, 2 फ्रेंड्स, वन सिटिंग इन पोरबंदर, एक गुजरात में बैठा हुआ है और दूसरा है तिनसुकिया यानी असम में बैठा हुआ है, और दोनों जो है बात कर रहे हैं फ़ोन पे दोपहरी में। और द लेटर रिमार्क दैट द सन हैज़ सेट इन असम and it's now dark. The former is surprised and says, "What? It's still full daylight here." यानी 2 लोग बात कर रहे हैं, तो जो असम वाला है वो कह रहा है कि भाई यहाँ तो जो है अंधेरा सा हो गया है, सूरज डूब चुका है। जबकि गुजरात वाला जो कह रहा है वो कह रहा है कि नहीं, अभी तो यहाँ पे फुल मून है, फुल डे लाइट है, या तो अभी रोशनी है काफ़ी। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए समझते हैं इसके पीछे क्या है। इसके पीछे ये है मैटर, देखिए अगर हम इंडिया का मैप बना लें, ऊपरी हिस्सा बता रहा हूँ मैं, इस तरह से, है ना, ये गुजरात वाला पार्ट हो गया और इधर इधर हमने जो है ये देख लिया। तो जरा देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक इंसान गुजरात में बैठा हुआ है यहाँ पे और एक इंसान बैठा हुआ है असम में, इधर, है ना, इधर इस साइड बैठा हुआ है। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है असम वाला कि यहाँ पर
सूरज डूब चुका है लेकिन यहाँ पर अभी भी सूरज दिख रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, देखिए दोनों के टाइम में डिफरेंस है। हमने आपको पहले बताया था ये सन जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है तो कौन सा वाला हिस्सा सन के सामने पहले आएगा, अरुणाचल या फिर गुजरात, है ना? इस तरह से रोटेट कर रही है तो पहले हमारा कौन सा हिस्सा आएगा? पहले ये हिस्सा आएगा असम, उसके पीछे जो है गुजरात आएगा, है ना? और इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 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 30 डिग्री के आसपास है। 30 डिग्री का मतलब लगभग 2 घंटे का डिफरेंस, जो हमने पीछे पढ़ा कि 15 डिग्री में 1 घंटे का डिफरेंस होता है। तो असम और गुजरात के टाइम में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है, जिसके चलते जो असम है यहाँ पर 2 घंटे पहले ही सूर्य डूब जाएगा और असम में 2 घंटे बाद। तो यही यहाँ पर हो रहा है कि उसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई यहाँ तो सूरज डूब चुका है और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ तो अभी भी जो है दिन है, यहाँ तो अभी ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए। The same method can be used to calculate the local time of any place of the earth, but it would not be convenient for a country to use many local times. That is why most countries adopt a standard time based on a meridian passing through them. Indian Standard Time IST is 5 hour 30 मिनट, यानी कि 5.5 आवर जो है वो हमारा प्लस है। ठीक है, अहेड ऑफ लोकल टाइम ऑफ ग्रीनविच, कॉल्ड ग्रीनविच मीन टाइम ऑफ जीएमटी, है ना, और जीएमटी कहते हैं इसको। यानी कि जो हमारा टाइम है बच्चों वो जो ग्रीनविच है उससे 5.5 आवर प्लस है ना। जैसे अगर ग्रीनविच पे 1 बज रहा हुआ तो हमारे यहाँ 2 3 4 5, है ना, यहाँ 12 बज रहे होंगे अगर, तो यहाँ पे साढ़े 5 बज रहे होंगे, यानी 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, ये बताया जा रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। All these standard times are organized in a time zone which broadly follow the zones of 15 degree in graph. But let us consider the world map below. We can see that the lines dividing the time zones are not fully straight. This is because they have to respect each country's standard time and therefore tend to follow international order. The number written inside some countries are number of hours to be added to GMT to get their standard time if they have a positive sign, और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीएमटी इफ दे हैव ए नेगेटिव साइन। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए एक तरीका दे रखा है। ठीक है, बता रखा है कि आप इसको जूम करके दिखाऊँ आपको, तो ये इस तरह से दे रखा है। देखिए किसी कंट्री के आगे प्लस दे रखा है, किसी के आगे माइनस दे रखा है। तो क्या है, ये वही है। देखिए यहाँ से 0 डिग्री है, जो हमने अभी समझा है, ये 0 डिग्री है, और इससे अगर हम इस साइड जा रहे हैं तो टाइम प्लस हो रहा है, इससे इस टाइम जा रहे हैं तो माइनस हो रहा है। ठीक है, तो 0 डिग्री से इस साइड वाली राइट हैंड वाली जो कंट्री होंगी इनमें सब प्लस टाइम होगा। हमारा इंडिया भी देखो यहाँ पर है, 5.5 घंटे आ गए हैं। ठीक है, और इस साइड हम जाएंगे तो ये नेगेटिव में रहेगा, यानी कि पीछे रहेगा टाइम। ठीक है, तो ये बताया हुआ है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है। फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट मे सीम एज इफ एवरी कंट्री हैज़ वन स्टैंडर्ड टाइम। दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। Some countries like Russia, Canada, and USA are too large to have a single time zone. ठीक है, the USA has 6 time zones and Russia has 11. तो रसिया की अगर हम बात करें तो रसिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स मिलते हैं हमको 11, और वहीं हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में 6 है। कितने हैं? 6 है, रसिया में 11 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप रसिया में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर रसिया यहाँ से स्टार्ट होता है मान के चलिए, और इस तरह से आप रसिया में जो है ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, यू विल नीड टू री एडजस्ट योर वॉच टाइम्स टू अलाइन विद द लोकल टाइम। तो देखिए लोकल टाइम्स अगर मैच करने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर रसिया स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कुछ और 1 बज रहा है मान के चलिए, हो सकता है यहाँ पे 2 बज रहे हो, यहाँ पे 3 बज रहे हो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, है ना। तो आपको क्या करना होगा, आपको कई बार अपनी जो वॉच है उसको रीसेट करना पड़ेगा, उसको रीएडजस्ट करना पड़ेगा, ये बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो रशिया है उसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है ना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम देखें कि अगर हम उसका एक प्राइम मेरिडियन ले लेते हैं रसिया की,
तो जो टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए रसिया ने कई सारे टाइम जोन बना रखे हैं अपने, है ना। अपनी चौड़ाई के बेस पे उसने कई सारे 11 यानी 11 टाइम जोन बना रखे हैं। तो इस पार्टिकुलर एरिया का जो है इस वाली लाइन से होगा, इस पार्टिकुलर एरिया का जो टाइम है इस लाइन से होगा। इस तरह से उन्होंने कई सारे टाइम जोन्स बना रखे हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। Similarly, the globe in figure 1.9 centered on India shows standard time with respect to GMT for a few countries. Finally, while the prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line, देखिए जो ग्रीनविच लाइन आपकी टाइम लाइन होती है 0 डिग्री, है ना, उसके अपोजिट में 0 डिग्री का अपोजिट में क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो जिस तरह से ये क्या है आपकी, ये आपकी टाइम लाइन है ना, इसी तरह से इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, ठीक है, जो कि आपकी ग्रीनविच के अपोजिट में होती है, ठीक है। तो आप ज़रा देखिए ये कहाँ पर है। एज यू कैन सी ऑन द मैप the +12 and the -12 time zones touch each other at this line. If you cross this by ship or plane, you need to change the date in your watch. If you cross it, देखिए यहाँ पे पहले समझिए क्या कहा जा रहा है। ये वाली लाइन है, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये आपकी 0 डिग्री हो गई कट वाली, ये आपकी 0 डिग्री है, और ये आपकी इस तरह से 180 वाली लाइन है ये, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन। अब क्या होता है देखिए, इंटरनेशनल डेट लाइन अगर हम चलते हैं, अगर हम इस एरिया को क्रॉस करते हैं, देखिए इस एरिया को अगर हम क्रॉस करें किस तरह से, मान के चलिए ये हमारा 80 डिग्री है, 180 डिग्री है इंटरनेशनल डेट लाइन, और ये हमारा 0 डिग्री है टाइम लाइन। तो अगर हम ईस्ट वर्ड ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यानी इस लाइन से अगर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, है ना, इस लाइन के अंदर में इस साइड आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक दिन घटाना पड़ेगा। ये मान के चलिए यहाँ पे मंडे है, तो यहाँ पर हमको संडे करना पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया में अभी जो है टाइम बदला नहीं है, इस एरिया में अभी सॉरी डेट बदली नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हम इस डायरेक्शन से इस साइड जा रहे हैं, अगर हम वेस्ट वर्ड मूवमेंट कर रहे हैं और हम जो है इस लाइन को क्रॉस कर गए, यहाँ पे चले गए हम लोग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान के चलिए यहाँ पर मंडे था, तो यहाँ पर ट्यूसडे हो जाएगा, यानी एक दिन प्लस करना पड़ेगा। तो इस लाइन के बाद क्या है, डेट चेंज हो चुकी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरनेशनल टाइम लाइन है उसको अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमें एक दिन घटाना पड़ता है, और अगर हम उसको वेस्ट वर्ड जा रहे हैं तो हमें एक दिन ऐड करना पड़ता है। ये संडे से मंडे कर दिया हमने। वी सेड दैट द इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली एट 180 डिग्री। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 180 डिग्री पर है ये आपकी इंटरनेशनल टाइम लाइन, है ना, 180 डिग्री पर है। एज इट डेविएट, लेकिन हमने देखा कि वो लाइन टेढ़ी मेढ़ी थी, मैंने आपको इस तरह से बना के दिखाई दी हो। ऐसा क्यों था, सीधी लाइन क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए है कि देखिए ज़रा, एज इट डेविएट्स इन प्लेसेस टू अवॉइड डिवाइडिंग सम कंट्रीज इनटू डिफरेंट डेज। मान के चलिए अभी हमने आपको एक बात बताई कि भाई अगर ये 180 डिग्री वाली लाइन है और कोई अगर 180 डिग्री से इस साइड जा रहा है, तो यहाँ पे अलग दिन मान के चलिए मंडे है, इस साइड है तो यहाँ पे क्या है, संडे है। अब कोई कंट्री ऐसी भी तो हो सकती है ना जो इस लाइन के दोनों साइड हो, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से कोई कंट्री है, ये कोई कंट्री है ना, तो ऐसा हो सकता है ना कि ये कंट्री दोनों लाइन, इस लाइन के दोनों हिस्से में हो। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई इस देश में यहाँ पर तो संडे है या मंडे है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए हम इस लाइन को ही टेढ़ा कर लेते हैं, इस लाइन को ही टेढ़ा, इस कंट्री में ऐसे हम इसको टेढ़ा कर देते हैं, डेविएट कर देते हैं। इससे क्या होगा, ये 180 डिग्री थोड़ा सा इधर खिसक के आ गई, है ना, और इस पूरी कंट्री में सेम डे हो जाएगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम ऐसा करते हैं। और वैसे भी जो लाइन्स होती हैं इमेजनरी होती हैं, है ना, तो कन्वीनियंस के लिए हम इस चीज़ों को करते हैं। इंसान अपने मतलब के लिए जो है, अपने फ़ायदे के लिए लाइनें भी बदल देता है, लाइनें बना भी लेता है और लाइनें बिगाड़ भी देता है, उनको चेंज भी कर लेता है। तो इससे ये पता लगता है कि सारी चीज़ें मानव के हित के लिए हैं और कन्वीनियंस के लिए हैं। चलिए इस तरह से हमारा चैप्टर वो फिनिश हो गया है बच्चों। लास्ट में एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम बिफोर गोइंग ऑन सेकेंड चैप्टर। देखिए पहला पॉइंट क्या था बच्चों, कि मैप्स आर वेरी यूजफुल टूल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ द अर्थ वेदर स्मॉल और लार्ज। अर्थ का कोई भी छोटा बड़ा हिस्सा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैप्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, ठीक है। मैप के कुछ कंपोनेंट के बारे में पढ़ा, जैसे डिस्टेंस और डायरेक्शन और सिंबल्स, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट, ईच प्लेस ऑन द अर्थ हैज ए लोकेशन which can be precisely defined with the help of grid or latitude,
एंड लॉन्गिट्यूड्स, है ना। ग्रिड के जरिए से हम उसको जो है लोकेट कर सकते हैं। हर जगह का एक लोकेशन होता है, ठीक है। अर्थ पे कोई भी जगह उसकी लोकेशन होती है, तो उसको हम किसकी मदद से, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो ग्रिड है उसकी मदद से हम उसको लोकेट कर सकते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड की बात चल रही है, तो लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, इमेजिनरी लाइन जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही होती हैं, है ना। और लॉन्गिट्यूड होती है पोल से पोल, पोल से पोल की तरफ जा रही होती हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड पोल से पोल की तरफ और लैटिट्यूड वेस्ट से ईस्ट की तरफ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही होती है, ठीक है। चलिए और देखिए, लॉन्गिट्यूड ऑल्सो मार्क द टाइम एंड डिफाइन द टाइम जोन्स। तो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो टाइम जोन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, यानी टाइम्स के पर्पज से इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री, है ना, लॉन्गिट्यूड अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन, जो टाइम लाइन है उसके अपोजिट में होती है। और क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन चेंज द डे बाय 1 डे, चेंज डेट बाय 1 डे, ठीक है। तो अगर हम डेट लाइन को क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाता है, डेट चेंज हो जाती है, ठीक है। सेम डे में डेट चेंज हो जाएगी वहाँ पे। अगर हम उस लाइन को क्रॉस करते हैं तो अगला दिन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है एस्चुरी। तो एस्चुरी क्या होती है बच्चों, ए प्लेस वेयर अ रिवर एंड सी मीट, यानी कि जहाँ पर नदी और कोई सागर आपस में मिलते हैं उस एरिया को, उस पॉइंट को एस्चुरी कहा जाता है, ठीक है। एक ज्योग्राफिकल एक टर्म है। चलिए, तो इसी के साथ आपका चैप्टर इज फिनिश। अभी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, इनको हम करेंगे किसी क्लास में। या आप इनके सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे इसी वीडियो के नीचे सॉल्यूशन कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इनके सॉल्यूशन सेंड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।